प्रिय विद्यार्थियों, वे पाठ थर्ड सांख्य दर्शन में प्रमाण विचार के संबंध में अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा अपन ने की। कारिका 4 के अंतर्गत प्रमाणों की जो है चर्चा की गई है। तो कारिका 4 हमने देखा था कि दृष्ट अनुमान आप्तवचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविध प्रमाणिष्ट परमे सिद्धि प्रमाणा। यह कारिका है जिसमें बताया गया कि 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। प्रत्येक से, अनुमान और शब्द। दृष्ट का तात्पर्य प्रत्येक से, अनुमान और आप्तवचन का तात्पर्य शब्द से लिया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं और इन 3 प्रकार के प्रमाणों से ही सभी प्रमेयों की सिद्धि होती है। समस्त प्रमाणों की सिद्धि के लिए 3 प्रमाणों ही पर्याप्त माने जाते हैं। जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, पिछली क्लास में चर्चा की थी कि प्रमाण जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है 6 प्रकार के माने जाते हैं। प्रत्येक से, अनुमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है। ये जो 6 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्येक, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये जो 6 प्रकार के प्रमाण है, उनमें से प्रारंभिक 3 प्रमाणों की सत्ता को सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। और ये जो अन्य प्रमाण जो माने गए हैं, चाहे उपमान की बात करें, अर्थापत्ति की, अनुपलब्धि की, ये इन 3 प्रमाणों के द्वारा इन सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए इन्हें अन्य जो है स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। 3 प्रमाणों में इनको समाहित करने का प्रयास किया जाता है। तो प्रारंभिक रूप से हमने प्रमाणों की चर्चा की थी और प्रमाण के संदर्भ में बताया गया था कि प्रमाण किसको कहते हैं। परमाकरणम प्रमाणम, परमा का जो करण है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो परमा का जो करण है, परमा का साधन है, परमा का हेतु है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो परमा जो करण प्रमाणम है, प्रमाण को हम जो है 3 भागों में बांट रहे हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के प्रमाणों की बात करेंगे। 3 जो प्रमाण, अन्य जो प्रमाण है उनको इसी में समाहित किया जाता है। किस प्रकार से, पहले इन तीनों प्रमाणों के स्वरूप को समझेंगे, उसके बाद में देखेंगे उन तीनों प्रमाणों को ये 3 प्रमाणों में किस प्रकार से समाहित कर। तो 3 प्रकार के जो प्रमाण है वो प्रत्येक से, दूसरा अनुमान है और तीसरा शब्द प्रमाण। प्रत्येक का हमने विभाजन किया है निर्विकल्पक और सविकल्पक के रूप में। अनुमान का विभाजन किया है बीज और अभीत अनुमान के रूप में। बीज का तो विभाजन किया गया है पूर्वत अनुमान और सामान्यतः दृष्ट अनुमान के रूप में। अभीत जो है शाश्वत अनुमान के रूप में जाना जाता है। तो प्रत्येक के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक किसको कहते हैं। तो सामान्य रूप से प्रत्येक की परिभाषा में बतलाया गया था कि प्रति प्लस आंख से 2 शब्दों के मेल से बना है। जो हमारी आंखों के सामने होता है उसको ही हम प्रत्येक कहते हैं। ये बहुत ही संकीर्ण परिभाषा के रूप में हमें देखने को मिलती है। बाद में आगे चलकर कहा गया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष, कि हमारी इंद्रियों के संपर्क के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का होना अनिवार्य माना जाता है। सबसे पहले इंद्रियां होनी जरूरी है, इंद्रियों के बाद में जो है ज्ञान के विषय होने चाहिए और उसके बाद में उन ज्ञान के विषयों का इंद्रियों के साथ में संपर्क भी होना जरूरी है। जब इंद्रियों का विषय के साथ में संपर्क होगा तभी प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। तो 3 बातों की कि 11 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 1 मन है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विभिन्न ज्ञान के विषयों का हमें जो विभिन्न विषय हैं उनका ज्ञान होता है। जैसे आँख के द्वारा जो है रूप का ज्ञान होता है, कान के द्वारा जो है शब्द का ज्ञान होता है, नाक के द्वारा जो गंध का ज्ञान होता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता है, जीवा के द्वारा रस का या स्वाद का ज्ञान होता है। तो विभिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त जो है एक मन जो माना गया है वो इंटरनल सेंस ऑर्गन के रूप में माना गया है कि बहुत सारी अनुभूतियाँ हमारी है जो हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए एक आंतरिक इंद्रिय की आवश्यकता होती है और उस आंतरिक इंद्रिय को मन के रूप में जाना जाता है। ये जो हमें मन की जो अनुभूति है, जैसे सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, इनकी जो अनुभूति कराने का कार्य करता है मन है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि मन के जो 11 इंद्रियां उनके द्वारा जो है विषयों के साथ में संपर्क होगा तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जो है प्रत्यक्ष के संदर्भ में देखते हैं। अब प्रत्यक्ष जो है सामान्य रूप से तो 2 भागों में बांटा जाता है।
जो सभी दर्शन जो है सामान्य रूप से जो चर्चा करते हैं वो लौकिक प्रत्यक्ष की और अलौकिक प्रत्यक्ष की चर्चा करते हैं कि दो प्रकार से विभाजन किया जाता है, एक लौकिक प्रत्यक्ष और दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो है हमारी इंद्रियों का वस्तु के साथ में जो साधारण संपर्क होता है, सीधा संपर्क होता है, उसको तो हम लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। हमारी इंद्रियों का वस्तु के साथ असाधारण ढंग से संयोग होता है, संयुक्त होती है, तो हम उसे अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष को जो है सामान्य रूप से दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में और एक मानस प्रत्यक्ष के रूप में। बाह्य प्रत्यक्ष जिसमें हमारी बाह्य ज्ञानेंद्रियां, जो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हम कर रहे थे कि आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इनके द्वारा हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, रूप है, रस है, शब्द है, स्पर्श है, स्वाद है, ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान को हम बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखते हैं। और मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो मन के द्वारा जो अनुभूत किया जाता है उसे हम मानस प्रत्यक्ष कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बात की थी कि सुख है, दुख है, धर्म है, अधर्म है, तो ये जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, ये जो ज्ञान हो रहा है हमें मानस प्रत्यक्ष के रूप में होता है। तो प्रारंभिक जो विभाजन है जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष का जो किया जाता है वो लौकिक प्रत्यक्ष के रूप में और अलौकिक प्रत्यक्ष के रूप में किया जाता है। लौकिक प्रत्यक्ष के हमने 2 विभाजन किए थे, एक बाह्य प्रत्यक्ष के रूप में और दूसरा मानस प्रत्यक्ष के रूप में। अलौकिक प्रत्यक्ष का जो न्याय दर्शन का जो विभाजन हमें देखने को मिलेगा उसके अंतर्गत जो है सामान्य लक्षण है, ज्ञान लक्षण है और योगत के रूप में चर्चा देखने को मिलती है। ये चूंकि सांख्य दर्शन में इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है इसलिए हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। सांख्य दर्शन में जो प्रत्यक्ष का जो विभाजन किया गया है वो निर्विकल्पक और सविकल्पक के रूप में किया जाता है। देखिए, विषय के साथ में बुद्धि का जो व्यापार होता है, बुद्धि जो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और विश्लेषण करने के बाद में जो निष्कर्ष स्थापित किया जाता है वही ज्ञान जो है प्रत्यक्ष का रूप होता है। तो बुद्धि के व्यापार के रूप में बुद्धि के प्रति जो है, विषय के प्रति जो बुद्धि का व्यापार है उसके द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी उसे हम जो है प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। और प्रत्यक्ष ज्ञान को जो है सामान्य रूप से 2 भागों में जो है सांख्य दर्शन में बांटा गया है। 2 भागों में कौन सा विभाजन है, एक तो निर्विकल्पक और दूसरा है सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहा जाता है जिसमें विकल्पों रहित वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रत्यक्ष में क्या होता है, वस्तु का ज्ञान तो होता है लेकिन वस्तु के विकल्पों का ज्ञान हमें नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु है परंतु वस्तु कैसी है, वस्तु के गुण क्या है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता है। वस्तु का आभास हो रहा है, वस्तु का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वस्तु का आकार क्या है, वस्तु का रंग क्या है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो वस्तु जो विकल्पों रहित है, जो गुणों रहित है, गुणों से जो रहित है, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एक व्यक्ति गहरी निद्रा में सो रहा है। अब गहरी निद्रा में सो रहा है और उसका एक मित्र जो है उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति जो है निद्रा में सो रहा है और वो उसका जो मित्र है उसके पास में आकर खड़ा हो जाता है, वो उसको आवाज़ लगाता है। तो वो जैसे ही आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और आंखें जब उसकी खुलती है तो आंखों में धुंधलापन देखने को मिलेगा, उसको स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। तो उसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो दिखाई देगा, व्यक्ति जो है खड़ा हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन वो कौन है, वो कैसा है, काले रंग का है, गोरे रंग का है, लंबा है, छोटा है, इसका ज्ञान उसको नहीं हो रहा। अर्थात वस्तु की प्रतीति तो हो रही है लेकिन उसके गुणों का ज्ञान जो है नहीं हो रहा है। ये जो है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में देखने को मिल रही। वस्तु के गुणों का ज्ञान का अभाव, अर्थात वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं हो रहा। दूसरी स्थिति देखी है कि हम गहरी निद्रा में सो रहे हैं और हमारे परिवार का सदस्य जो है हमारे पास में जो है जहाँ निद्रा में लीन है वहाँ पास में रखी टेबल पर एक सेव रखकर चले जाते हैं।
सेव रखकर चले जाते हैं और जैसे ही हम निद्रा से उठते हैं तो हमें वहां पर एक गोल वस्तु दिखाई देती है। अब गोल वस्तु क्या है? सेव है, इसका ज्ञान हमें हो रहा है, लेकिन सेव कैसी है? लाल रंग की है, हरे रंग की है, इसका ज्ञान पीले रंग की है, हमें पता नहीं है। हमें वस्तु का आभास हो रहा है कि वस्तु है, लेकिन वस्तु कैसी है उसका ज्ञान हमें नहीं होता है। तो जो पहली दृष्टि का ज्ञान, जिसमें वस्तु का तो ज्ञान होता है लेकिन उसके गुणों का ज्ञान नहीं होता है, गुण रहित जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम जो है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। दूसरा जो है सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है? ज्ञान निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की बात हम कर रहे थे तो इसमें गुणों का ज्ञान नहीं हो रहा था, केवल वस्तु का आभास हो रहा था। सविकल्पक प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तु के साथ साथ उसके गुणों का भी ज्ञान हो जाना। वस्तु का ज्ञान तो हो रहा है, उसके साथ साथ उसके गुणों का ज्ञान भी हो जाना जो है सविकल्पक प्रत्यक्ष। अर्थात निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का जो विपरीत है वो सविकल्पक प्रत्यक्ष माना जाता है। इसमें विकल्पों रहित ज्ञान है, इसमें विकल्पों से युक्त ज्ञान कहलाता है कि इसमें तो हमें वस्तु का ज्ञान हो रहा है, उसके गुणों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन सविकल्पक प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या होगा कि वस्तु के साथ साथ हमें यह भी ज्ञान हो जाएगा कि वो कैसे आकार की है, गोलाकार है, आयताकार है, गोल है या अन्य वस्तु है, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। जैसा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का चर्चा कर रहे थे तो वहां उदाहरण हमने दिया था कि एक मित्र आकर खड़ा हो जाता है तो हमें पहली दृष्टि में ये मालूम नहीं होता कि ये कौन है, लेकिन सविकल्पक प्रत्यक्ष की स्थिति में हमें यह भी मालूम हो जाता है कि ये जो है हमारा मित्र है, ये अमुक है, ये गोरे रंग का है या काले रंग का है, ये भी जान हो जाता है। सेव का उदाहरण लिया था तो सेव का ज्ञान तो हमें हो रहा है, साथ में यह भी ज्ञान हो रहा है कि ये कैसे रंग की है, लाल रंग की है या पीले रंग की है या हरे रंग की है, कच्ची सेव है, उसका ज्ञान भी हमें हो रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस है कि एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष के अंदर जो है मूल अंतर जो देखने को मिलता है कि एक जो है विकल्पों रहित ज्ञान है और दूसरा जो है विकल्पों से युक्त ज्ञान कहलाता है। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अंतर्गत हमें जो है वस्तु का आभास होगा, वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं। सविकल्पक प्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या होगा? वस्तु के साथ साथ उसके गुणों का भी ज्ञान हो जाता है। तो दो विभाजन जो है प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो है सांख्य दर्शन ने किया है, एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा सविकल्पक प्रत्यक्ष। अब दूसरी जो चर्चा है, दूसरा जो अनुमान, जो दूसरा प्रमाण जो माना गया है वो अनुमान माना गया। दूसरा जो प्रमाण माना गया है वो अनुमान माना गया है। अनुमान का तात्पर्य क्या होता है? अनुमान जो है दो शब्दों के मेल से बना माना जाता है, अनु प्लस मान। अनु प्लस मान। अनु का तात्पर्य क्या होता है? पश्चात। और मान का तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान। यदि हम शाब्दिक विश्लेषण करें, अनुमान का शाब्दिक विश्लेषण करें तो उसका अर्थ होता है जो बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान। पश्चात ज्ञान, एक ज्ञान के बाद में आने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? अनुमान का ज्ञान कहते हैं। अर्थात पहले हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष करने के बाद में जब दोबारा में ज्ञान हो रहा है उस वस्तु का, वो ज्ञान जो है अनुमान का ज्ञान कहलाता है। एक ज्ञान के बाद जो है ज्ञान होता है। लिंग, ये जो अनुमान है वो व्याप्ति संबंध पर होता है। लिंग और लिंगी का जो संबंध है, हेतु और जो साध्य और सिद्ध का जो संबंध देखने को मिलेगा उसे हम जो है हेतु और साध्य का कहते हैं, या साध्य और सिद्ध का संबंध कहे, या लिंग और लिंगी का जो संबंध देखने को मिलता है उसे हम जो है अनुमान कहते हैं। अनुमान व्याप्ति संबंध पर आधारित होता है। व्याप्ति संबंध से तात्पर्य क्या है? एक ऐसा संबंध, एक ऐसा अनिवार्य संबंध, दो वस्तुओं का एक ऐसा अनिवार्य संबंध जो कभी टूटता नहीं है। एक अनिवार्य अनुपादिक संबंध जिसमें किसी भी प्रकार का जो है
सार्वभौमिकता की बात हम करें कि किसी प्रकार का बिखराव नहीं देखने को मिले, जो सदैव बना रहने वाला जो संबंध है, जो साहचर्य का संबंध है, उसे हम अनुमान के रूप में जानते हैं। एक दो वस्तुओं में पाया जाने वाला अनिवार्य कार्य और कारण में पाया जाने वाला अनिवार्य संबंध, लिंग और लिंगी में पाया जाने वाला अनिवार्य संबंध को हम जो है व्याप्ति के रूप में जानते हैं। व्याप्ति जो है अनुमान की आधारशिला मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है दो वस्तुओं का जो अनिवार्य संबंध है उसके आधार पर अनुमान की कल्पना हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अग्नि और धुआं में एक अनिवार्य संबंध है। अग्नि और धुआं में एक अनिवार्य संबंध है कि जहाँ जहाँ धुआं होगी वहाँ वहाँ अग्नि होगी। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वही, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वही, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। एक अनिवार्य संबंध है कि जहाँ भी धुआं होगी तो वहाँ अग्नि अवश्य पाई जाएगी। तो ये जो अनिवार्य संबंध जो कभी टूटे नहीं, उसको हम जो है व्याप्ति के रूप में देखेंगे और व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान की कल्पना की जाती है। तो जो अनुपादिक संबंध है, जो साहचर्य का संबंध है, जो अनिवार्य संबंध है, जो सार्वभौमिक संबंध है, उसके आधार पर अनुमान की हम कल्पना करते हैं। और अनुमान के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक ऐसा जो दो वस्तुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा संबंध जो कभी टूटे नहीं, जैसा हमने एग्जाम्पल दिया कि धूम और अग्नि में एक अनिवार्य संबंध है। और उसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, अतः पर्वत पर अग्नि होगी। क्यों? क्योंकि धुआं और अग्नि में एक अनिवार्य संबंध है। परंतु हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर अग्नि है इसलिए वहां पर धुआं भी होगी। अग्नि और धुआं का संबंध अनिवार्य संबंध नहीं है। धूम और अग्नि का संबंध अनिवार्य है कि जहाँ जहाँ धुआं होगी वहाँ वहाँ अग्नि होगी, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं हो ये आवश्यक नहीं है। जैसा कि आज हम रसोई घर में जो गैस चूल्हा है उसमें हम प्राय देखते हैं कि वहाँ अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है अग्नि और धूम में एक अनिवार्य संबंध नहीं कर सकते। तो यह अनुमान की जो चर्चा की जाती है उसके अंतर्गत भी हमें देखना को मिलेगा कि एक लिंग और लिंगी का या जो है साध्य और हेतु का जो अनिवार्य संबंध है उसके आधार पर हम अनुमान की चर्चा करते हैं। तो प्रारंभिक रूप से भारतीय दर्शन के अंतर्गत जो है दो प्रकार के अनुमान की चर्चा की गई है, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। एक स्वार्थानुमान है और दूसरा प्रार्थानुमान है। ये दो अनुमान है। एक स्वार्थानुमान किसको कहते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को किसी वस्तु का ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए जो अनुमान किया जाएगा, अपने स्वार्थ के लिए जो अनुमान किया जाएगा उसको तो हम स्वार्थानुमान कहते हैं। किसी ज्ञान को दूसरों को समझाने के लिए, प्रार्थ के लिए, दूसरों को समझाने के लिए यदि हम अनुमान का सहारा लेंगे तो उसे प्रार्थानुमान कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है सांख्य दर्शन में अनुमान का जो विवेचन है वो किस प्रकार से, ये तो सामान्य विभाजन था। अनुमान का विभाजन सांख्य दर्शन में दो भागों में किया गया, विहित और अभिहित के रूप में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग जो है नियमित रूप से वीडियो का लाभ उठाएं और उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें। धन्यवाद।